हेलो एवरीवन। आज मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 6 का एसएसटी चैप्टर नंबर 12 जनपद्स एंड द महाजनपद्स। तो इसका कुछ पार्ट मैं पिछली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे। तो इसमें इम्पॉर्टेंट रूलर्स के बारे में पढ़ा चुकी हूँ मैं, और इसके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा चुकी हूँ। आज हम इसका सोशल कंडीशन के बारे में पढ़ेंगे कि इस समय का सोशल कंडीशंस कैसा था। तो आइए शुरू करते हैं। द सोसाइटी वाज बेस्ड ऑन वर्ण सिस्टम। जो सोसाइटी था उस समय का समाज जो था वो वर्ण सिस्टम पर बेस्ड था, वर्ण सिस्टम पर आधारित था। ये वर्ण सिस्टम में क्या था? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र विच फॉर्म द फाउंडेशन ऑफ द सोसाइटी। तो ये जो ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे, ये सोसाइटी के फाउंडेशंस जो थे, उसके फाउंडेशन था, उसकी नींव थी। द क्षत्रिय वर कंसिडर्ड बेटर देन द ब्राह्मण्स। जो क्षत्रिय थे उन्हें ब्राह्मण से ज़्यादा बेटर माना जाता था। वैश्य वर कॉल्ड गृहपति, और जो वैश्य थे उन्हें गृहपति कहा जाता था। हु फॉलोड एग्रीकल्चर, कैटल रेयरिंग एंड ट्रेड। जो जिनका काम क्या होता था? एग्रीकल्चर करना, पशुपालन करना और व्यापार करना। ये किसका काम होता था? वैश्य का होता था। द ड्यूटी ऑफ शूद्र वाज टू सर्व द अदर 3 क्लासेज ऑफ द पीपल। और जो शूद्र था लास्ट वाला, उसकी ड्यूटी क्या थी? जो 3 क्लासेस थे ना, ये ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, इन सभी पीपल्स की सेवा करना इसका काम था। द वर्ण वर बेस्ड ऑन द बर्थ एंड नॉट ऑन वर्क। और ये जो वर्ण सिस्टम था ये कैसा था? ये बर्थ बेस्ड था। ये किस पे आधारित था? जन्म पे आधारित था, नहीं कि काम पर। यानी कि जिसने जिस स्कूल में जन्म लिया वो वही कहलाएगा। अगर कोई क्षत्रिय है और उसका बेटा अगर बेटा होता है या बेटी जो भी होता है तो वो भी क्षत्रिय ही कहलाएंगे, और उसका भी कार्य क्या रहेगा? शासन करना ही रहेगा। अगर कोई ना भी चाहे, कोई दूसरा कार्य भी करना चाहे तो वो नहीं कर सकता है। और जिस तरह शूद्र है तो वो शूद्र ही रहेगा। उसमें कितना भी शक्तिशाली कोई क्यों ना हो, उसको शासन करने का अधिकार नहीं था, उसे पूजा पाठ कराने का अधिकार नहीं था, उसे व्यापार करने का अधिकार नहीं था। बल्कि क्या करता था वो इन तीनों जो वर्ण जो थे, 3 क्लासेस जो थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, इनकी सेवा करता था। और ये जो था वर्ण व्यवस्था, ये कैसा था? ये जन्म पे आधारित था, किसी के काम पे नहीं। क्योंकि देखिए पहले जो था ऋग्वैदिक काल में, उस समय ऋग्वैदिक पीरियड में, उस समय ये वर्ण व्यवस्था जो था वो जन्म पे आधारित नहीं था, काम पे आधारित था। जो जो काम करता था उसके अनुसार से उसका वर्ण निर्धारित होता था। यानी कि जो पूजा पाठ का काम करा उसे ब्राह्मण कहा गया, जो शासन किया, युद्ध करने का काम किया, वो क्षत्रिय किया हो गया, जो जिसने व्यापार किया वो वैश्य हो गया, और बाकी सबकी अन्य की छोटे मोटे काम करने वाले, सेवा करने वाले, इनके वो शूद्र हो गया। तो ये कोई भी व्यक्ति, कोई भी जो है सो अपना वर्ण चेंज कर सकता था, एक वर्ण से दूसरे वर्ण में जा सकता था। लेकिन अब जो था, अब ये वर्ण व्यवस्था जो था वो बर्थ पर बेस हो गया था। अब कोई भी अपना वर्ण चेंज नहीं कर सकता था। जिस वर्ण में जन्म लिया है वो उसी वर्ण का होता था। द फैमिली वाज कंसिडर्ड टू बी एन इम्पॉर्टेंट यूनिटी ऑफ द सोसाइटी। जो परिवार जो था वो इस समाज का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट माना जाता था। द वुमेन ऑक्यूपाइड ए प्रेस्टिजियस प्लेस इन द सोसाइटी। महिलाओं को समाज में एक काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान, प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था। दे स्टडीड वेद्स एंड देयर एजुकेशन वाज गिवन इम्पोर्टेंस। वे वेद पढ़ती थी और उनकी एजुकेशन को काफ़ी इम्पोर्टेंस इस समय दिया जाता था। दे वर परहैप्स सम ट्राइब्स विच वर कंसिडर्ड अनटचेबल्स। तो जिस महिलाएं थी उनको समाज में इतना प्रतिष्ठित स्थान प्राप्त था, उन्हें वेद पढ़ने की अनुमति थी, उनकी शिक्षा को काफ़ी महत्व भी दिया जाता था। लेकिन इसके बाद भी कुछ ऐसे ट्राइब्स थे, कुछ ऐसी जातियां थी जिन्हें अनटचेबल माना जाता था, जिनको छूना जो है सो नहीं छुआ जाता था, मतलब कि उनको इतना छोटा माना जाता था। इस समय का रिलीजन कैसा था? द रिजिडिटी ऑफ वर्ण सिस्टम एंड द स्ट्रिक्ट रिचुअल्स मेड द पीपल ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम ब्राह्मणिज्म एंड हिंदुइज्म। तो उस समय जो ब्राह्मण और हिंदुइज्म के जो थे, उनमें जो ये वर्ण सिस्टम था वो इतना ज़्यादा मतलब कि रिजिड था, और जो बहुत सारे स्ट्रिक्ट रिचुअल्स थे, यानी कि बहुत सारे ऐसे रिवाज थे जिन सब से लोग जो है सो दूर जाना चाहते थे। क्योंकि ये सब जो है, इन सब के कारण समाज में बहुत ज़्यादा भेदभावपूर्ण
विकसित हो रहा था। तो उस समय क्या था, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म बिकेम पॉपुलर ड्यूरिंग दिस टाइम एज दे डिक्लेयर्ड एनी टाइप ऑफ कास्टिज्म एंड रिचुअल्स। तो उसमें फिर क्या हुआ, जब इस तरह से समाज में जो वर्ण व्यवस्था था विकसित हो रहा था, जो जाति के आधार पर था, जन्म से ही मतलब बेस था, तो अब जो है धीरे धीरे इसके विरुद्ध लोग जा रहे थे। और धीरे धीरे क्या हुआ, इसके कारण बुद्धिज़्म और जैनिज्म यानी बौद्ध धर्म और जैन धर्म का विकास होता है। तो इस समय बौद्ध धर्म और जैन धर्म जो थे वो काफ़ी पॉपुलर हो गए थे, क्योंकि इन्होंने किसी भी तरह का कास्ट और किसी भी तरह का रस्म रिवाज जो थे उसको मानने से इनकार कर दिया था। नेक्स्ट है इकोनॉमिक कंडीशन। उस समय का इकोनॉमिक कंडीशन क्या था, द यूज़ ऑफ आयरन ब्रॉड ए रेडिकल चेंज इन द लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ मगध। इस समय इस वैदिक पीरियड में क्या हुआ था कि आयरन की लोगों ने खोज की थी। तो जब आयरन लोगों ने खोज किया तो इसके कारण से जो है लोगों की लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस आई, और इसी कारण से जनपद से महाजनपद का विकास होता है। द मेन ऑक्यूपेशंस ऑफ द पीपल वर कैटल रियरिंग एंड एग्रीकल्चर। लोगों का मेन ऑक्यूपेशन क्या था, कैटल रियरिंग था, पशुपालन था और कृषि करना था। द टीलर वाज कंसिडर्ड टू बी द ओनर ऑफ द लैंड दैट ही कल्टिवेटेड। जो कृषि करते थे और जो हल जोतते थे और कृषि उत्पादन करते थे, उन्हें उस लैंड का ओनर कहा जाता था। उसमें वो उसके ओनर होते थे। तो जब ओनर होते थे तो उसके लिए उन्हें जो है सो कुछ कर भी देने पड़ते थे, कुछ टैक्स देना पड़ता था। द लैंड रेवेन्यू वाज चार्ज फ्रॉम 1/12 ऑफ टू 1/6 ऑफ द टोटल प्रोड्यूस ऑफ द ईयर नोन एज भाग शेयर। तो जो लैंड रेवेन्यू होता था, लैंड से जो कर दिया जाता था, मतलब जितना भी उत्पादन होता था, जो पूरे साल में जितना उत्पादन हुआ उसका 1/12 से लेकर के 1/6 इतना भाग तक जो है वो देना पड़ता था। देयर मेन क्रॉप्स वर वीट, कॉटन, राइस एंड शुगर केन। और उनका जो मुख्य जो क्रॉप्स होता था, फसल होता था, वो गेहूँ, कॉटन, राइस और शुगर केन होता था। दे यूजुअली प्रोड्यूस दिस 3 क्रॉप्स इन ईयर। और वह साल भर में सामान्यतः कम से कम जो है वो 3 फसल लगाते थे। देयर वर मैनी अदर प्रोफेशंस लाइक ज्वेलरी मेकिंग, वीविंग, कारपेंट्री, पोइट्री इटीसी। और इसी तरह और भी कई सारे प्रोफेशन थे, कई सारे व्यवसाय कई सारे काम लोग करते थे, जैसे ज्वेलरी मेकिंग का, वीविंग का, कारपेंटरिंग का, पोइट्री का, ये सब। द ट्रेड एंड क्राफ्ट्स वर आल्सो वेल डेवलप्ड। और उस समय का जो ट्रेड था, व्यापार था और क्राफ्ट था, वो भी काफ़ी डेवलप था। पीपल ऑफ डिफरेंट वोकेशंस हैड देयर ओन ऑर्गेनाइजेशंस विच वर कॉल्ड एज गिल्ड। तो जो लोग अलग अलग तरह के व्यवसाय करते थे उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशंस बना लिया था, संगठन बना लिया था, और उसे क्या कहा जाता था, गिल्ड कहा जाता था। ईच गिल्ड हैड इट्स ओन हेड नोन एज श्रेणी। और हर गिल्ड का इनका अपना एक हेड होता था, जो क्या कहलाता था, श्रेणी कहलाता था। द ट्रेडर्स हैड टू पे टैक्सेस टू द किंग। और ये जो ट्रेडर्स होते थे ये टैक्स को, ये कर जो होता था, टैक्स जो होता था, वो राजा को पे करते थे। देयर वाज ए वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम। और यहाँ पे एक बहुत ही वेल रेगुलेटेड मनी सिस्टम भी था उसमें। इंट्रोडक्शन ऑफ कॉइन्स हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ ट्रेड। तो जो कॉइन्स का इंट्रोडक्शन था, यानी कि कौन सा कॉइन जो है कौन से मेटल का बना हुआ, कितना कीमत का होगा, कितना कौन सा कितना ज़्यादा का हो कीमत का होगा, तो इसका जब पता चला लोगों, तो इससे काफ़ी ट्रेड में जो है काफ़ी ट्रेड ग्रोथ करने में काफ़ी हेल्प हुआ था। द कॉइन्स वर मेड ऑफ कॉपर एंड सिल्वर्स। और ये जो कॉइन बनते थे किससे बनते थे, कॉपर से बनते थे और सिल्वर से बनते थे। तो जो कॉपर होगा और सिल्वर होगा तो डेफिनेटली दोनों का जो रेट है वो कम और ज़्यादा तो होगा ही। द कॉइन्स वर नोन एज पंच मार्क्ड कॉइन्स। और ये कॉइन पंच मार्क्ड कॉइन्स कहलाते थे। देखिए जो पिक्चर में दिखाया गया है ये है पंच मार्क्ड। पंच मार्क्ड मीन्स इन पर देखिए पंच करके दबा करके मार्क किया गया है, निशान लगाया गया है, इसलिए इसे पंच मार्क्ड कॉइन कहा जाता था। दे वर पंच्ड विथ सिम्बल्स ऑफ सन, मून, ट्रीज, माउंटेन्स etc। और ये सब पंच इन पे किस तरह का सिंबल से किया जाता था, जैसे कि सन है, मून है, ट्री है, माउंटेन्स है, इस तरह के कई सारे सिंबल्स होते थे जो इन पर पंच किया जाता था। मगध हैड ए वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल एंड इंटरनल ट्रेड। और मगध के पास एक बहुत ही वेल डेवलप्ड एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही ट्रेड जो था उसका था। सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स पूरा नगर्स।
एंड लार्ज टाउन्स महानगर्स। यानी सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट टाउन्स एंड लार्ज टाउन्स ड्यूरिंग दिस पीरियड वर चंपा, राजगृह, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी, वैशाली, मिथिला, अयोध्या, उज्जैनी etc। तो उस समय के कुछ इम्पॉर्टेंट टाउन्स जो थे वो कौन कौन से थे इस समय देखिए, जो कि काफ़ी बड़े भी थे वो थे चंपा जो कि बिहार में है, राजगृह भी बिहार में है, श्रावस्ती ये उत्तर प्रदेश में है गोंडा डिस्ट्रिक्ट में, और कौशाम्बी जो है वो इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट में यूपी में है, यूपी में था, सॉरी अब नहीं है, उस समय था। वाराणसी जो अब का वाराणसी है वो यूपी में है, उस समय जो वैशाली था वो अब उस समय बिहार, अब का जो बिहार है उसमें आता है। मिथिला जो था वो अभी के बिहार और नेपाल बॉर्डर का एरिया जो था उसे मिथिला कहा जाता है। और अयोध्या जो है ये फैजाबाद डिस्ट्रिक्ट में यूपी में आता है, उज्जैनी एमपी में आता है। तो ये सब कुछ उस समय के इम्पोर्टेंट टाउन्स थे जो काफ़ी बड़े भी थे। सम ऑफ द फेमस स्पॉट्स वर ताम्रपर्वु ये श्रीलंका में है, और शुप्रिक यानी कि सोपरा में, और बृहगुकच्छ यानी ब्रोच एंड पट्टल। तो ये सारे उस समय के कुछ फेमस क्या थे, पोर्ट्स थे, बंदरगाह थे जो दूसरे मतलब कि सी के द्वारा दूसरी जगहों से व्यापार होता था। तो इन सब नामों को आप थोड़ा अच्छे से पढ़ लीजिएगा, थोड़ा पढ़ने में इसमें ताम्रपर्वु ये श्रीलंका में है, और शुप्रिक सोपारा में, और भृगुकच्छ ये जो है वो ब्रोच में, और पटल। तो ये सारे कुछ उस समय के इम्पॉर्टेंट फेमस पोर्ट्स थे। मगध एक सक्सेसफुल एम्पायर। तो मगध एक जो है सो सक्सेसफुल एम्पायर कैसे बना था। देयर वर ए नंबर ऑफ रीजन्स फॉर द सक्सेस ऑफ मगध। कई सारे कारण थे जिसके कारण मगध जो है वो सक्सेस बन हुआ था। मगध क्या है, आज का जो बिहार है, प्रेजेंट डे का बिहार है, उसे ही मगध उस समय कहा जाता था। लाइक एडवांटेज जोग्राफिकल पोजीशन एज गंगा एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज प्रोवाइड ए चीप मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशंस। और इस जैसे कि क्या क्या रीज़न थे, जिसमें से कि एक रीज़न है कि वहाँ का जो जोग्राफिकल पोजीशन था ना, उसका फ़ायदा उसको बहुत हुआ। कैसे, क्योंकि वो गंगा नदी के किनारे था, और गंगा और इसकी जो सहायक नदियाँ थी, ट्रिब्यूटरीज थी, उसके कारण से इसको ट्रांसपोर्टेशन के लिए काफ़ी चीप मीन्स मिल गया था, मतलब काफ़ी सस्ता, जिससे कि इसको ट्रांसपोर्टेशन में ज़्यादा खर्चा नहीं होता था। एग्रीकल्चर वाज वाइड स्प्रेड एंड प्रोडक्टिव। और क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे था, तो गंगा नदी के किनारे की जो ज़मीन की जो मिट्टी होती है वो काफ़ी ज़्यादा उपजाऊ होती है, तो इसलिए यहाँ का जो एग्रीकल्चर था वो बहुत ही ज़्यादा प्रोडक्टिव था, बहुत ज़्यादा उत्पादन वहाँ पर होता था। बिसाइड्स आयरन माइंस वर इन एबंडेंस फॉर टूल्स एंड वेपन्स। और इसके अलावा और क्या था कि जो इधर का जो एरिया था यहाँ पर बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन्स मिल रहे थे, आयरन माइंस उस समय मिले हुए थे, बहुत सारी लोहे की खानें थी, जिसके कारण से ये बहुत ज़्यादा मात्रा में औजार और हथियार जो है वो बना सकते थे, जिस कारण से ये औजार हथियार जब बनाते थे युद्ध करने में इसका यूज़ करते थे, और दूसरे राज्यों को फिर अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते थे। तो एलिफेंट्स एंड इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ मिलिट्री वर फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ एम्पायर। तो यहाँ पर काफ़ी घना जंगल भी था, जिसमें क्या था कि बहुत ज़्यादा एलिफेंट्स होते थे, तो वो भी जो है इनकी आर्मी में उनको रखा जाता था, जो काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल अदा करते थे। इट हैड टू कैपिटल्स, राजगीर एंड पाटलिपुत्र, हेडेड फॉर एफिशिएंस एंड फार साइटेड रूलर्स लाइक बिम्बिसार एंड अजातशत्रु। और इसके क्या थे, दो कैपिटल्स थे, क्या थे, राजगीर और पाटलिपुत्र, और दोनों ही जो थे वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पे थे। और इसके जो शासक थे बिम्बिसार, जो कि बहुत ही काफ़ी फार साइटेड रूलर था, और अजातशत्रु था वो भी काफ़ी फार साइटेड रूलर था, जिसके कारण इस साम्राज्य का विस्तार होता गया। ये सारे कई सारे रीजन्स थे। देखिए पहला रीजन्स क्या बताया गया कि इसका जो ट्रांसपोर्टेशन था वो काफ़ी चीप था, क्योंकि ये गंगा नदी के किनारे थे और यहाँ की बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज थी, जिसके कारण से व्यापार करना इनके लिए आसान था। और दूसरा था यहाँ की मिट्टी उपजाऊ थी गंगा के किनारे, इसलिए बहुत ज़्यादा एग्रीकल्चर जो था प्रोडक्टिव था। तीसरा था जो आयरन माइंस थे यहाँ पर, जिसके कारण से ये युद्ध आदि के लिए हथियार बहुत बड़ी मात्रा में बना पाते थे। और फोर्थ रीज़न था कि यहाँ के जंगलों में, घने जंगलों में बहुत सारे हाथी पाए जाते थे, जो कि इनकी मिलिट्री के लिए फ़ायदेमंद होता था।
और इनकी राजधानी भी 2 बनाया था इन्होंने। और जो इसके रूलर्स थे बिम्बिसार और अजातशत्रु काफ़ी शक्तिशाली और दूरदर्शी थे, जिसके कारण इस साम्राज्य का विस्तार होता गया। एन एफिशिएंट मिलिट्री एंड सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, एफिशिएंट मनी सिस्टम, तो इसके जो एफिशिएंट मिलिट्री था, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन था और एफिशिएंट मनी सिस्टम था, हारमोनियस सोशल स्ट्रक्चर और वेल कंस्ट्रक्टेड ब्रिजेज एंड रोड्स मेड मगध फर्स्ट एमोंग्स द 16 महाजनपद ऑफ द पीरियड। तो इन सब कारणों से जो मगध था वो इन 16 महाजनपद में से एक ऐसा शक्तिशाली साम्राज्य बन के उभरा जो धीरे धीरे करके उन 16 को अपने अंडर कवर कर लिया। तो आपका आज का चैप्टर यहाँ पे ये ख़त्म हो जाता है, लेसन नंबर 12। अब इसके कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं, टिक करने वाला है। व्हाट डज द वर्ड जनपद लिटरली मीन। तो जनपद लिटरली मीन क्या होता है? जनपद अभी मैंने आपको चैप्टर में पढ़ाया था, पिछले वीडियो में पढ़ाया था, इसका होता है द लैंड, इसका होगा द लैंड। इन विच कैटेगरी द शाक्य ऑफ कपिलवस्तु कैन बी प्लेस्ड। तो इसका क्या होगा? गनसंग। अजातशत्रु शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम राजगृह टू पाटलिपुत्र। The supreme head of the state chosen by the people was Raja. Which one of the following emerged the most powerful Mahajanpad? Magad. नेक्स्ट बी नंबर फिल इन द ब्लैंक्स है। तो यहाँ पे हमें भरना है गनसंग वर द किंगडम्स वेयर द किंग वर नॉट हेरेडिटी, यानी वंशानुगत नहीं थे। कहाँ नहीं थे? गनसंग में। यहाँ पे गनसंग होगा, आप यहाँ पे गनसंग लिखिएगा, क्योंकि वहाँ पर कैसे हेरिडिटी नहीं था, किंग का पोस्ट जो था वो लोगों द्वारा चुना जाता था। किंग नेवर टॉलरेट एनी एफिशिएंट ऑफिशियल्स, तो यहाँ पे होगा बिम्बिसार। द कैपिटल ऑफ द शाक्य वाज कपिलवस्तु। द पीपल ऑफ मगध रेज्ड 3 क्रॉप्स इन ईयर, यहाँ पे 3 होगा। द हेड ऑफ आर्टिसंस एसोसिएशन वाज नोन एज श्रेणी, यहाँ पे होगा आपका श्रेणी। नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स है। द वर्ण सिस्टम वाज बेस्ड ऑन बर्थ, क्या वर्ण सिस्टम बर्थ पे बेस्ड था? तो इसका होगा ट्रू। फर्स्ट का क्या होगा? इसका ट्रू होगा। वैश्य वर कॉल्ड संग्रहित्रीज, तो इसका होगा फॉल्स। ग्रामनी हेल्प द किंग इन हिज सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन, फॉल्स। ग्रामनी विलेज एडमिनिस्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। मगध हैड ए फ्लरिश्ड लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड, इसका भी फॉल्स। देयर वाज नो असेंबली इन द रिपब्लिक्स, फॉल्स। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर डी और ये ई। तो इसका मैं ये दोनों क्वेश्चन आपको इसकी वीडियो बाद में प्रोवाइड कराऊंगी। तो यहाँ तक देखने के लिए थैंक्स। एंड वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।